मैं मंगल पांडे, ये बेईमानी अब नहीं चलेगी। हमला करो इन पर। आज नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। मेरा 19 जुलाई 1827 को बलिया की मिट्टी में जन्म हुआ था। मैं सिपाही था, पर दिल में शुरू से ही आजादी के लिए बगावत थी। जब पता चला कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तभी समझ गया ये हमारे धर्म और सम्मान पर सीधी चोट है, और उसी दिन ठान लिया अब चुप नहीं रहूंगा। उस दिन गोली चलाना केवल प्रतिरोध नहीं था, ये अंग्रेजों को पहली निर्णायक चेतावनी थी कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट मार्शल ने मुझे विद्रोह और आदेश अवहेलना का दोषी कहा, पर अंग्रेज नहीं समझ पाए सिपाही को बांधने से उसके विचार नहीं रुकते, और वही विचार अब पूरे देश में आग बन चुके थे। आज 8 अप्रैल 1857 और मेरी फांसी है, पर अंग्रेजों को यह समझ नहीं आया भारतीय सिपाही की देह रुक सकती है पर विचार नहीं, और मेरे विचार अब आंदोलन बन चुके हैं। जय हिंद। अब आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सेव और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैंने हजारों विधवा औरतों को जिंदा जलने से बचाया था। 1829 में मैंने सती प्रथा पर रोक लगाई। साथ थे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। उन्होंने शास्त्रों से साबित किया कि सती प्रथा धर्म नहीं, हत्या है। मेरा नाम है विलियम बेंटिक। मैं भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में बना, और मैंने ठगी के खौफनाक साम्राज्य को उखाड़ फेंका। मैंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका। इसे सिर्फ पाप नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। 1831 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज III के कुशासन के कारण मैंने मैसूर पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1834 में जब कूर्ग के राजा चिक्का वीराजेंद्र ने विद्रोह किया तो मैंने उनकी चुनौती स्वीकार की। कूर्ग की रियासत को ब्रिटिश भारत का प्रांत बना दिया। 1835 में मैंने शिक्षा का चेहरा बदल दिया। फारसी को हटाकर इंग्लिश को माध्यम बनाया, और एशिया का पहला कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोलकर भारत को आधुनिक विज्ञान दिया। 1833 के चार्टर एक्ट ने मुझे पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। हमने कंपनी का व्यापार खत्म किया और उसे पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना दिया। मैंने हजारों जिस किले पर अभी हमला हुआ था उसे शाहजहां ने बनवाया था, और लाल किला नहीं, किला मुबारक नाम दिया था। अब मैं तुम्हें उसकी असली कहानी बताता हूँ। शाहजहां की सल्तनत को एक नई प्लान्ड राजधानी की जरूरत है। आगरा बहुत कंजस्टेड हो चुका है, अब वो दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाएंगे। इस सपने के लिए बादशाह ने मुझे चुना। मैं उस्ताद अहमद लाहौरी हूँ। मैंने ताजमहल बनाया। मैं बादशाह का मुख्य वास्तुकार था। 1638 मुहर्रम का पाक महीना, हमने यमुना किनारे शुभ मुहूर्त में पहला पत्थर रखा। ये किला मुबारक की बुनियाद थी। ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी अष्टकोणीय किलेबंदी है। नदी की ओर 60 फीट ऊंची, तो शहर की तरफ 110 फीट ऊंची, ताकि कोई दुश्मन नजर न उठा सके। ये सिर्फ लाल नहीं था, ये संगमरमर, चांदी की छतों, सोने और जवाहरात से बना था। अकेले पीकॉक थ्रोन पर ताजमहल से ज्यादा खर्च आया था। पूरे 10 साल। 1648 में जश्न शुरू हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। ये शाहजहानाबाद का दिल था और हमारी ताकत का सबूत। ये है नहर बहिश्त, जन्नत की नहर। पानी को यमुना से शाहबुर्ज टावर तक उठाकर हर महल को ठंडा किया जाता था। ये हमारा एयर कंडीशनर था। मैं नादिर शाह 1739 में आया, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर और पूरा किला लूट ले गया। हमने दीवारों से जवाहरात तक खुरच लिए। 1857 के गदर के बाद ये किला हमारे कब्जे में आ गया। हमने 80% शाही महल तोड़ दिए और इसे एक मिलिट्री कैंप बना दिया। 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये किला पर्शियन, तिमुरिड और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बेमिसाल मिश्रण है। जिस किले पर अभी हमला हुआ, मैं दिल का माझी हूँ। सन 1784 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर पहला आदिवासी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मैं अल्लूरी सीताराम राजू हूँ। 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह का नेतृत्व कर अंग्रेजों को जंगलों में चुनौती दी। मैं बिरसा मुंडा हूँ। 1899 के उलगुलान आंदोलन में मैंने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। वंदे मातरम। मैं तात्या टोपे हूँ। 1859 में ग्वालियर और शिवपुरी में अंग्रेजों से लड़ा और भारत की आजादी के लिए वीर गति पाई। मैं माता दीन बाग हूँ। 1857 में बारकपुर की गलियों में सैनिकों के साथ अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। मैं वीर नारायण सिंह हूँ। 1857 में बस्तर के आदिवासियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से डटकर लड़ाई लड़ी। भारत माता की जय। अब आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सेव करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं दिल का हम राइट ब्रदर्स इंसान को पहली बार हवा में उड़ाने जा रहे हैं। आज 17 दिसंबर 1903 है। मैंने आज जर्मनी में दुनिया की पहली मोटरसाइकिल तैयार की है। ये साल है 1885। इसका नाम रखा है डाइमलर राइट वैगन, जो कि मेरे नाम गॉटलीब डेमलर पे रखा है। ये ट्रेन स्क्रीन से बाहर नहीं आएगी,
दिसंबर 1895 मैंने दुनिया को पहली बार सिनेमा दिखाया था। फिल्म था ला सॉटी। मैं ऑगस्टे लुमियर हूँ। मैं जॉन लोगी बेयर्ड हूँ। आपकी माँ और पत्नी जो इसमें हर समय सीरियल देखती रहती हैं, वो टीवी मैंने 1925 में बनाया था। मेरा नाम है कार्ल बेंज। मैंने जर्मनी के अंदर 1886 में दुनिया की पहली कार बनाई। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। हम राइट ब्रदर। मैंने ही तुम्हारा देश का बेशकीमती कोहिनूर चुराकर भारत से इंग्लैंड भेजा था, जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। मेरा नाम लॉर्ड डलहौजी है। मेरा नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। मुझे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि मैंने 1835 में सभी प्रतिबंध हटाकर प्रेस को बोलने की आजादी दी। शासन में भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर का सफर। वो कौन सा शहर था जो लॉर्ड कैनिंग के वक्त सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? दम है तो कमेंट्स में नाम बताओ। मेरा नाम है लॉर्ड कैनिंग। मेरे ही रहते 1857 की क्रांति हुई, और जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। और संडे को फ्री रहते और मजे लेते हो। इस छुट्टी की सबसे पहले शुरुआत मैंने ही 1843 में की थी। मेरा नाम लॉर्ड हार्डिंज वन है। मैंने हजारों विधवा औरतों को जिंदा जलने से बचाया था। 1829 में मैंने सती प्रथा पर रोक लगाई। चार्टर एक्ट 1833 से मैं बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। मैं विलियम पेंटिक हूँ। वो कौन सा शहर था जो लॉर्ड कैनिंग के वक्त सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? दम है तो कमेंट्स में नाम बताओ। मैंने ही तुम्हारा देश का बेशकीमती 20 लाख लोग भूख से मर गए। लाशें सड़कों पर थी, बच्चे कंकाल बन गए थे। ये था 1943 बंगाल का अकाल। लेकिन ये कोई सूखा नहीं था। आसमान से बारिश हुई थी। अनाज गोदामों में था। जमाखोरों ने छिपा रखा था। अंग्रेज फौज को मिल रहा था। बंगाल भूखा मर रहा था। दूसरा विश्व युद्ध जारी था। जापान बर्मा पर कब्जा कर चुका था। बर्मा से चावल आना बंद हो गया। अंग्रेज डर गए। उन्हें लगा जापानी बंगाल में घुस आएंगे। उन्होंने लागू की डिनाइल पॉलिसी। जापानियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल की हजारों नावें जब्त की और उन्हें तोड़ दिया। किसानों का व्यापार रुक गया। मछुआरों का काम सब ठप। तभी एक समुद्री तूफान आया। चावल की फसल में बीमारी लग गई। बंगाल भूख से तड़प रहा था। गवर्नर ने लंदन से अनाज मांगा, पर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने साफ मना कर दिया। जहाज यूरोप में जंग के लिए गए, बंगाल के लिए नहीं। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने कहा, यह अकाल नहीं था, यह अधिकार की विफलता थी। अनाज था, पर अंग्रेजों की नीतियों ने उसे लोगों से दूर कर दिया था। यह अकाल एक हत्या थी। 20 लाख लोग। हमने बनाया माउंटबेटन प्लान, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। ये 3 जून 1947 का दिन था जब हमने आखिरी फैसला लिया। प्लान के हिसाब से भारत के 2 हिस्से होंगे, इंडिया एंड पाक। रियासतों को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कुछ नेताओं ने मजबूरी में मंजूरी दी, कुछ खुशी से स्वीकार किया, कुछ ने कहा अब यही हकीकत है, और कुछ चुप रहे। उस दिन नक्शे पर एक लकीर खींची गई, पर असल में वो लकीर करोड़ों दिलों के बीच चली गई। 14-15 अगस्त की रात आजादी मिली, पर बंटवारे के साथ लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। माउंटबेटन प्लान ने ब्रिटिश राज को खत्म किया, लेकिन याद दिलाया आजादी आसान नहीं होती। कभी कभी उसकी कीमत एक देश की आत्मा होती है। ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स के मुश्किल टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। हमने बनाया माउंटबेटन। अगर आप उस दिन वहाँ होते तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। 13 अप्रैल 1919 बाग के गेट 1650 गोलियां। हजारों लोग बैसाखी मनाने और अपने अधिकार मांगने आए थे, लेकिन जनरल डायर ने उन्हें कैदियों की तरफ फंसा दिया और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलीबारी। 379 लोग मरे, 1000 से ज्यादा घायल। इतिहासकार कहते हैं असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। शहीदी कुआं में 120 से ज्यादा लोग डूब गए। आज भी वहां उनके नाम लिखे हैं।
ये सिर्फ नरसंहार नहीं, ये वो दिन था जब भारत ने ठान लिया अब चुप नहीं रहेंगे। टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक इतिहास है, ये वो जगह है जहां भारत ने आक्रोश को आंदोलन में बदल दिया। अगर आप उस दिन वहां होते तो क्या करते? कमेंट में लिखो और इस कहानी को हर घर तक पहुंचाओ। अगर आप उस दिन वहां अगर अंग्रेजों ने ये एक्ट नहीं लाया होता तो शायद आज भारत और पाकिस्तान एक ही देश होते। साल था 1909। अंग्रेजों ने एक नया जहर बोया। नाम रखा गया मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। जॉन मॉडल ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसरॉय। पर असली नाम होना चाहिए था डिवाइड एंड रूल 2.0। ये दिखता तो था एक तोहफा, ज्यादा सीटें, ज्यादा आवाज है। लगा भारतीयों को हक मिल रहे हैं, लेकिन इस एक में छुपा था वो जहर जो भारत को 2 हिस्सों में बांटेगा। कहा गया भारतीयों को ज्यादा हक देंगे, पर असल में लाया गया कम्युनल इलेक्टोरेट। अब मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे। अलग वोटर, अलग नेता, अब एक नहीं 2 भारत। लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और यहीं से शुरू हुई बंटवारे की बुनियाद। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 शिमला डेप्यूटेशन। पहली बार धर्म के आधार पर वोटिंग तय हुई। राष्ट्रवादियों ने इसे कहा शैडो रेदर देन सब्सटेंस। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की काउंसिल में जगह जरूर मिली, पर असली खेल था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सोचो, अगर ये बीज न बोया गया होता तो क्या इतिहास कुछ और होता। अगर अंग्रेजों ने ये बस एक कलम चली और देश बन गया, करोड़ों लोग रातों रात अजनबी बन गए। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने ऐलान किया बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने कहा ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन सच ज्यादा भयानक था। असली मकसद था फूट डालो और राज करो। बंगाल उस वक्त भारत के राष्ट्रवाद का गढ़ था। कर्जन ने हिंदुओं को पश्चिम बंगाल और मुसलमानों को पूर्वी बंगाल को बांट दिया ताकि क्रांति की आग बुझ जाए। लेकिन कर्जन की चाल उल्टी पड़ गई। आग बुझी नहीं, आग भड़क उठी। जिस दिन बंटवारा हुआ वो शोक दिवस बना। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे को राखी बांधी, एकता बनाए रखा। और इसी रात से जन्मा भारत का पहला जन आंदोलन स्वदेशी। विदेशी कपड़ों की होली चली, बॉयकॉट शुरू हुआ। अंग्रेजों को झुकना पड़ा 1911 में। विभाजन रद्द हुआ, एक कलम की लकीर ने देश को बांटा। और इस दर्द ने पूरे देश को हमेशा के लिए एक कर दिया। बस एक सिविल सर्विस को मैंने 1793 में करप्शन मिटाने के लिए शुरू की। मैं हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहीं से यूपीएससी एग्जाम्स भी ओरिजिनेट हुआ। 1853 का चार्टर एक्ट। अब सिफारिश नहीं, मेरिट चलेगी। हमने ओपन कंपटीशन शुरू किया, लेकिन एग्जाम सिर्फ लंदन में होगा। लोगों को लगता था कि कोई भारतीय एग्जाम पास नहीं कर सकता, पर 1863 में मैं सत्येंद्रनाथ टैगोर बना पहला इंडियन आईसीएस ऑफिसर। आखिरकार 1919 के मॉन्टेगू चेल्सफोर्ड सुधारों ने हमारी बात सुनी। 1922 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम लंदन में नहीं, हमारे भारत में हो रहा है। याद रखना, ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये भारत का स्टील फ्रेम है जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। मुझे पेट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। मैंने ही अंग्रेजों की आईसीएस को भारत की आईएएस और आईपीएस बनाया, और इस स्टील फ्रेम को कोई कमजोर न कर सके, इसलिए मैंने आर्टिकल 312 के तहत इसे संवैधानिक सुरक्षा दी, ताकि एक अफसर बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ कानून और देश की सेवा कर सके। सिविल सर्विस को मैंने 1793 में मैंने हजारों विधवा औरतों को 1775 में मराठों के पास इंडिया की सबसे तेज कैवलरी यानी घुड़सवार सेना थी। 1818 तक दुनिया की आखिरी बड़ी घुड़सवार लड़ाइयों को जिंदा रखा। मैं महाजी शिंदे
फर्स्ट एंग्लो मार्था वॉर में हमने ब्रिटिश को रोककर जीत हासिल की। वडगाउन कन्वेंशन हमारी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। 1779 में वडगाउन में हमारी कैवलरी ने ब्रिटिश कॉलम को चारों तरफ से घेर लिया। सप्लाई कटते ही ब्रिटिश को वडगाउन कन्वेंशन साइन करना पड़ा। ये साफ जीत थी। मैं दौलत राव शिंदे, अस्से में मैंने अपनी कैवलरी को सीधा ब्रिटिश इन्फेंट्री और आर्टिलरी पर झोंक दिया। वेलिंगटन ने माना कि कैवलरी फाइनेस्ट थी, लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में तोपों और इन्फेंट्री के कारण ब्रिटिश की जीत हुई। 1803 के बाद ब्रिटिश इन्फेंट्री और तोपों ने बैटलफील्ड का संतुलन बदल दिया। यही वो समय था जब कैवलरी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। मैं यशवंतराव होलकर, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में मेरी लाइटनिंग रेड्स और गोरिल्ला टैक्टिक्स ने ब्रिटिश एडवांस रोक दिया। हमने उनकी सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइन तोड़कर युद्ध उनकी गति पर नहीं चलने दिया। मैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हमारी कैवलरी ने आखिरी कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश इन्फेंट्री और आर्टिलरी के सामने हम टिक नहीं पाए और 1818 में मराठा एम्पायर समाप्त हो गया। मराठा ने 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़े। पहला हमने जीता, दूसरे में ब्रिटिश आर्टिलरी भारी पड़ी, तीसरे युद्ध में 1818 तक एम्पायर गिर गया। यही कहानी घुड़सवार शक्ति के उदय और अंत दोनों को बताती है। तो अब हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को जरूर सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1775 में मराठों के पास इंडिया की सबसे तेज कैवलरी यानी घुड़सवार लूडो 6th सेंचुरी का पचीसी था। इसकी पेंटिंग यही अजांता गुफाओं में मिली थी। हम इंडियंस तो सदियों से एक दूसरे की गोटी काटने में एक्सपर्ट हैं। सांप सीढ़ी 13th सेंचुरी में संत ज्ञानेश्वर द्वारा बनाया गया था। तब इसका नाम मोक्षपट्टम था। ये सिर्फ गेम नहीं बल्कि कर्म का पाठ था। सांप बुरे कामों के लिए नीचे और 100 नंबर पर मोक्ष। ताश 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था गांजीफा कार्ड्स के रूप में। तब पत्ते गोल आकार के होते थे और उन्हें हाथ से पेंट किया जाता था। फिर बंगाल में दशावतार ताश को राजा बीर हम्बीर ने शुरू किया। कैरम 18th सेंचुरी में दक्षिणी भारत से फेमस हुआ। सबसे पुराना कैरम पटियाला के महल में एक कांच के पुराने बोर्ड के रूप में मिला था। भारत में शतरंज गुप्त काल में पैदा हुआ था, लेकिन तब इसको चतुरंगा कहते थे और फिर ये पर्शिया में फैला, जहां इसे शतरंज कहने लगे। लूडो 6th सेंचुरी का पचीसी था। इसकी पेंटिंग यही। मैं लॉर्ड वेलेस्ली और आज कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे पूरे हिंदुस्तान के राजा मेरी जेब में आ जाएंगे। भारत के राजा हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर डर में रहते थे, तो मैंने उन्हें एक आसान रास्ता दिया। मैंने कहा हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और हमने कहा बस बदले में हमारे कुछ सैनिक आपकी रियासत में रहेंगे और उनका खर्चा आप उठाइएगा। सोच रहे हो ना हम अंग्रेज इतने अच्छे कैसे हो गए? पर ये तो सिर्फ एक जाल है, क्योंकि अब जब सैनिक हमारे होंगे तो आदेश भी हमारा ही चलेगा। और हैदराबाद पहला जिसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, और फिर शुरू हुआ वो दौर जब हर राजा हमारे नाम की मुहर बनने लगा। फिर 1799 में मैसूर, 1801 में अवध और 1802 में ग्वालियर। सब्सिडियरी अलायंस से बिना जंग लड़े आधा भारत हमारे अधीन आ गया। 1801 के बाद हमारे दरबार में ब्रिटिश सेना बैठी है। नाम मेरा है पर हुकुम उनका चलता है। अब राजा नहीं, मैं बस उनका साइन हूँ। 1803 तक आधा हिंदुस्तान हमारे अधीन था, क्योंकि भारत की तलवार नहीं टूटी थी, बस उसके साइन बिक गए थे, सिर्फ सब्सिडियरी अलायंस के नाम। तो अब हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को जरूर सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं लॉर्ड वेलेस्ली, मैं हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। मेरा लक्ष्य था भ्रष्टाचार खत्म करना और कंपनी का शासन मजबूत बनाना। हर साल तय राजस्व देना अनिवार्य था। अगर भुगतान न हुआ जमीन जब्त कर ली जाती थी। कंपनी को स्थायी आमदनी मिली पर किसान बर्बादी में डूब गए। 1793 में मैंने कॉर्नवालिस कोड बनाया, जिसने न्याय, राजस्व और पुलिस व्यवस्था को नया ढांचा दिया। यहीं से भारत में आधुनिक प्रशासन की नींव रखी गई। हर जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त होता है, जो एक संगठित और अनुशासित प्रशासनिक ढांचा बनाता है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार आया। 1793 में बने कॉर्नवालिस कोड ने भारत में प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। इससे शासन अधिक संगठित और कानून आधारित बना। अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। मेरा लक्ष्य था भ्रष्टाचार खत्म करना और हर साम्राज्य मेरी तलवार से कांपा था और मुझे टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे। तो चलिए अब मैं खुद अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं टीपू सुल्तान। मेरा जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली के किले में हुआ था। मेरे पिता हैदर अली ने मुझे सिखाया शेर से डरना नहीं, दहाड़ना सीखना चाहिए। पहला युद्ध सन 1766 से 1759 तक चला। मैंने और मेरे पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक झुकाया और ट्रीटी ऑफ मद्रास से जीत हमारी हुई। सन 1780 में शुरू हुआ दूसरा मैसूर युद्ध,
जब मैंने अंग्रेजों को मंगलौर की संधि तक झुकाया, वो दिन था जब भारत ने पहली बार बराबरी की शर्तों पर शांति की। तीसरा युद्ध सन 1790 से 1792 तक चला। 3 साम्राज्य मेरे खिलाफ थे, अंग्रेज, मराठा और निजाम। इस बार मेरा आधा राज्य गया और हमें हार का सामना करना पड़ा था, पर मेरा सिर नहीं झुका। और चौथा युद्ध सन 1799, अंग्रेजों ने फिर हमला किया। इस बार लॉर्ड वेलेस्ली की अगुवाई में मैंने किला नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ी, और श्रीरंगपट्टन की दीवारों के साथ मैं भी गिर पड़ा और मेरी हार हुई, और यही मैंने अपनी आखिर सांस ली। अब आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सेव और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर साम्राज्य मेरी तलवार से कांप। दीवानी और डुअल गवर्नमेंट के एक फैसले से कैसे हमने लाखों लोगों को भूख से मार दिया। मैं हूं मेजर हेक्टर मनरो, जिसने बक्सर के बाद भारत का भाग्य अपने हाथ में ले लिया। अब से हम सिर्फ व्यापारी नहीं, हकदार थे। 1765 शाह आलम ने हमें दीवानी दे दी। अब बिना तलवार उठाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सारा टैक्स हमारे खजाने में आता था। हमने नया सिस्टम बनाया, राज करेगा नवाब, पैसा ले जाएगी कंपनी। यही था ड्यूअल गवर्नमेंट, हुकूमत बिना राज किए, हमारी जिम्मेदारी शून्य और पैसा पूरा। यही था हमारा खेल। भारत भूखा था पर कंपनी अमीर हो रही थी। 1770 में लोग मर रहे थे, खेत सूख चुके थे, पर वसूली नहीं रुकी। एम्पायर के लिए इंसान नहीं, टैक्स मायने रखता था। 1772 में मैंने ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म कर दी। अब हमें पर्दे की जरूरत नहीं थी। भारत पूरी तरह हमारे शासन में आ चुका था। अब आप कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को जरूर सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दीवानी और डुअल गवर्नमेंट के एक फैसले से कैसे हमने लाखों लोगों को भूख से मार दिया। 1945 एक प्लेन क्रैश होता है और कहा जाता है बोस शहीद हो गए, पर क्या वो सच में मरे थे? ताइवान के एयरबेस पर हवाई जहाज क्रैश हुआ, लेकिन सबूत किसी ने उनका शरीर कभी देखा ही नहीं। ब्रिटिश मीडिया ने तुरंत खबर फैलाई, लेकिन जापान और ताइवान दोनों ने अलग अलग कहानी बताई। कई लोग कहते हैं बोस डिस्गाइज में सोवियत यूनियन चले गए थे। कुछ रिपोर्टें कहती हैं उन्हें रूस की जेल में देखा गया था। टेंपल में रखी ये अस्थियां क्या वास्तव में ये नेताजी की थी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। कई गवाहों ने कहा नेताजी को क्रैश के बाद जिंदा देखा गया था, लेकिन उनकी कहानियों को छुपाया गया। नेताजी देश के लिए जान देने वाले या एक मिशन पर गायब होने वाले, रहस्य आज भी जिंदा है। ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। मैं हूं हेक्टर मुनरो, वो ब्रिटिश ऑफिसर जिसने बक्सर की लड़ाई में भारत का भविष्य बदल दिया। सुनना चाहते हो कैसे एक व्यापारी राजा बना? मेरे खिलाफ 3 शासक खड़े थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और खुद मुगल शाह आलम, पर वो भूल गए कि हम कंपनी वाले सौदा भी करना जानते हैं और जंग भी। उनकी सेना थी 40,000, मेरी सिर्फ 7,000। फर्क पड़ा बस एक चीज का, डिसिप्लिन। लड़ाई वो कर रहे थे, जीत हम लिख रहे थे। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर ने हमें सिर्फ जीत नहीं दी, हक दिया। उस दिन कंपनी ने साबित कर दिया अब हम व्यापारी नहीं, ताकत हैं। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मुगल शाह आलम ने खुद हमें दीवानी दे दी। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टैक्स सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा। याद रखो, प्लासी ने कंपनी को ताकत दी, लेकिन बक्सर ने उसे सत्ता दी। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी नहीं, भारत का हकदार बन गया। अब हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सेव करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं हेक्टर मुनरो, वो ब्रिटिश ऑफिसर जिसने बक्सर की लड़ाई में भारत का भविष्य बदल दिया। सुनना चाहते हो कैसे एक व्यापारी राजा बना? मेरे 200 सालों के बाद भारत हमारी हुकूमत से फाइनली आजाद हो रहा था। वक्त था रात के बिल्कुल 12 बजे, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से नई डेट रात 12 बजे से शुरू होती है, और उसी पल पावर ट्रांसफर को वैलिड माना गया। 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को भारत ने ब्रिटिश क्राउन के औपनिवेशिक शासन से आधिकारिक स्वतंत्रता प्राप्त की। रात की शांति में एक रोशनी फैली जिसने हर दिल को नई उम्मीद दी और एक नए सफर की शुरुआत कर दी। उस रात एक नई सुबह की शुरुआत हुई जब पूरे देश ने उम्मीद और रोशनी से भरा नया सफर शुरू किया। उस दिन लोगों ने महसूस किया आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं, बल्कि एक
वादा है कि हम सब मिलकर एक बेहतर देश बनाएंगे। नेताजी ने कहा था स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है, पर असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हम अपने राष्ट्र का निर्माण खुद करते हैं। 1947 में हमने आजादी पाई, पर असली स्वतंत्रता मिली 26 जनवरी 1950 को, जब भारत रिपब्लिक नेशन बना। ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। 200 सालों के बाद भारत हमारी, उस दिन देश उबल रहा था, हजारों सवाल हवा में थे, और तभी शुरू हुई वो योजना जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय ब्रिटेन बदलाव के मोड़ पर था। अब सवाल था भारत का भविष्य कैसा होगा, और यहीं से शुरू हुआ कैबिनेट मिशन चिन्ह। मार्च 1946 3 ब्रिटिश मंत्री दिल्ली उतरे। भारत की आजादी तय होनी थी, मगर एकता बचाना यही असली परीक्षा थी। दिल्ली में अहम वार्ताएं शुरू हुई। हर नेता चाहता था आजादी, पर उनके रास्ते अलग अलग थे। कैबिनेट मिशन कोशिश कर रहा था एक ऐसा हल ढूंढने की जो सबको जोड़ सके। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए ढांचा सुझाया। 3 समूह, तीनों की अपनी अपनी सरकारें और केंद्र में एक साझा संघ बनाने की योजना। मिशन का प्रस्ताव सामने आते ही देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखी। कई लोगों को इसमें उम्मीद दिखी तो कुछ को लगा ये रास्ता और मुश्किल है। कई बैठकों के बाद भी कोई साझा राय नहीं बन पाई। आखिरकार कैबिनेट मिशन ने अपना प्रयास अधूरा छोड़ दिया। मिशन की नाकामी के बाद देश में बंटवारे का डर बढ़ने लगा। लोग समझ गए अब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है। कैबिनेट मिशन भले सफल न हुआ, पर उसने आजाद भारत की नींव रखी। यहीं से संविधान की राह शुरू हुई। उस दिन देश उबल रहा था, हजारों सवाल हवा में थे, और तभी शुरू हुई वो योजना जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय ब्रिटेन बदलाव के मोड़ पर था। अब सवाल था भारत का भविष्य कैसा होगा, और यहीं से शुरू हुआ कैबिनेट मिशन चिन्ह। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था। अंग्रेज कमजोर थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने उनकी नींव हिला दी थी। भारत उबल रहा था, आजादी दरवाजे पर थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक आखिरी दांव खेला। द वेवेल प्लान मकसद था एक अंतरिम सरकार बनाना। इसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे सदस्य हिंदुस्तानी होंगे और हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर सीटें मिलेंगी। 25 जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। 21 बड़े नेता एक मेज पर। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना। पूरे देश की सांसें अटकी थी। लोग सोच रहे थे क्या अंग्रेज मान गए, क्या आजादी मिल गई। सब लगभग राजी थे, लेकिन एक जिद ने इतिहास बदल दिया। जिन्ना ने शर्त रखी, काउंसिल के सारे मुसलमान सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग ही चुनेगी। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम सिर्फ हिंदुओं की नहीं सबकी पार्टी है। जिन्ना भी तो पावर पर भी अड़े थे। बातचीत टूट गई। वेवेल ने ऐलान किया कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। आजादी का, एकता का आखिरी बड़ा मौका हाथ से निकल गया और अंग्रेजों को भारत के बंटवारे का रास्ता अब साफ दिखने लगा था। उसी वक्त जुलाई 1945 लंदन में सरकार बदल गई। चर्चिल हारे लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उनका वादा था भारत को आजाद करना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था। 20 लाख लोग भूख से मर गए। अंग्रेजों की कैद से एक बागी देश बदल कर फरार हो गया। वो जर्मनी पहुंचा, हिटलर से मिला। वो जापान पहुंचा और खड़ी कर दी भारत की अपनी आजाद हिंद फौज। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सेना थी। वो थे सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1943 सिंगापुर में राष्ट्र बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी।
बोस ने बनाई रानी झांसी रेजिमेंट, औरतों की एक फौज जो आजादी के लिए लड़ने को तैयार थी। 21 अक्टूबर 1943 में बोस ने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत या प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐलान किया, जिसे जर्मनी और जापान ने मान्यता दी। नारा था चलो दिल्ली। आजाद हिंद फौज ने बना से हमला किया, अंडमान निकोबार को आजाद कराया, नाम रखा शहीद और स्वराज भी की। उनकी सेना 1944 में मणिपुर के मोरयांग तक भारत की जमीन पर पहुंच गई, लेकिन जापान हारने लगा, मौसम ने साथ छोड़ा, आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। अगस्त 1945 एक विमान हादसे में नेताजी गायब हो गए। वो एक रहस्य बन गए जो आज भी जिंदा है। अंग्रेजों ने सोचा कहानी खत्म। उन्होंने आईएनए के 3 बड़े अफसरों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया, पर वो मुकदमा अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। पूरा देश अपने देशभक्त सिपाहियों के लिए एक साथ खड़ा हो गया, नौसेना में बगावत कर दी। अंग्रेज समझ गए अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। आजाद हिंद फौज जंग हारी पर आजादी जिता गई। अंग्रेजों की दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज हार रहे थे। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। भारत को आजादी नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिले। तब 8 अगस्त 1942 बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी ने दिया आखिरी अल्टीमेटम, एक मंत्र जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। गांधी की आवाज गूंजी, करो या मरो, हमें पूरी आजादी चाहिए और अभी चाहिए। शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज डर गए उसी रात। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ। गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों को लगा आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म। वो गलत थे, नेता जेल में थे पर जनता आजाद थी। ये आंदोलन लीडरलेस हो गया, पर लोग खुद अपने नेता बन गए। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, बलिया से सतारा तक समानांतर सरकारें बन गई। अंग्रेजों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला, गोलियां चलाई, पर वो भारत के इरादों को कैद नहीं कर सके। लेकिन जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज जीत तो गए पर कंगाल हो चुके थे। भारत छोड़ो ने साबित कर दिया था कि अब भारत को जबरदस्ती गुलाम नहीं रखा जा सकता। आजादी की आखिरी जमीन तैयार हो चुकी थी। इस अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को बता दिया कि अब भारत छोड़ो। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हिटलर यूरोप को रौंद रहा था। फ्रांस हार चुका था। ब्रिटेन अकेला खड़ा था, हार की कगार पर। 1940 अंग्रेजों को याद आई भारत की। उन्हें चाहिए थे भारत के सैनिक, भारत का पैसा। वाइसरॉय लिथगो ने एक प्रस्ताव रखा। ऑगस्ट ऑफर कहा, जंग जीता दो, जंग के बाद तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, तुम्हारा संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। वाइसरॉय की काउंसिल में और ज्यादा भारतीय होंगे, और हाँ, अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग को एक वीटो पावर देने जैसा था।
कांग्रेस ने प्रस्ताव फाड़ दिया। नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेटस, वो तो मर चुका है, उन्हें चाहिए थी अभी पूरी आजादी। मुस्लिम लीग ने भी ना कहा, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ऑफर फेल हो गया। गांधी दुविधा में थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, पर फासीवाद की मदद भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, एक साइलेंट प्रोटेस्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कोई भीड़ का आंदोलन नहीं था। गांधी एक एक सत्याग्रही खुद चुनते थे। मकसद सिर्फ एक, युद्ध के खिलाफ फ्री स्पीच का हक जताना। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 17 अक्टूबर 1940 पहले सत्याग्रही बने। आचार्य विनोबा भावे खड़े हुए। उन्होंने युद्ध विरोधी भाषण दिया और गिरफ्तार हो गए। दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। देखते देखते 25,000 से ज्यादा लोग एक एक करके जेल गए। ये शांत विरोध भारत छोड़ो तूफान के पहले की खामोशी थी। हिटलर यूरोप को रौंद रहा था। ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने हमें ताकत दी, बड़ा आजादी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक जाल था, जिसे कहा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कहा गया था भारतीय मंत्री अब सरकार चलाएंगे। कांग्रेस में बहस छिड़ी। नेहरू ने कहा ये गुलामी का नया चार्टर है, पर गांधी और पटेल ने कहा हम सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से तोड़ेंगे। 1937 चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई। 28 महीनों के लिए भारत में स्वराज का ट्रेलर देखा। राजनीतिक कैदी रिहा हुए, किसानों के कर्जे माफ हुए। लेकिन 1 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय मंत्री से पूछे ऐलान कर दिया कि भारत जर्मनी के खिलाफ जंग में है। वो ऑटोनॉमी, वो ताकत सब झूठा। असली वीटो पावर अभी भी गवर्नर के हाथ में थी। 28 महीनों की सरकार एक पल में खत्म। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और जिन्ना ने इस दिन को मुक्ति दिवस या डिलीवरेंस डे मनाया। बातचीत का दौर मर चुका था और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भारत छोड़ो। ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने हमें ताकत दी, बड़ा आजादी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक जाल था, जिसे कहा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कहा गया था भारतीय मंत्री अब सरकार चलाएंगे। इस एक्ट ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा और पार्टीशन का ब्लूप्रिंट बन गया। साल था 1935। अंग्रेजों ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहा गया था हम भारत को खुद का सिस्टम देंगे, पर असल में ये गुलामी को मजबूत करने का तरीका था। टर्की को हटाया गया और लाया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। राज्य भारतीयों को दिए गए, मगर गवर्नर के पास वेतो पावर रखी गई। चेहरा भारतीय था, पर कंट्रोल अब भी ब्रिटिश के पास था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बढ़ा दिए गए। धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान और गहरी हो गई। यही वो हवा थी जिसने पार्टीशन की चिंगारी को भड़का दिया। विरोध के बावजूद यही एक्ट बना हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट। फेडरल सिस्टम, गवर्नर का पद
फेडरल कोर्ट और आरबीआई का खाका सब यहीं से शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमने उधार लिया पर शर्मिंदा नहीं है। अब सोचो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना आता तो क्या भारत का संविधान वैसा ही बनता? कमेंट में बताओ। ये आजादी की नींव थी या भारत पाकिस्तान का पार्टीशन? इस एक्ट ने भारत को दो हिस्सों में बांटा। एक आदमी जो मौत के दरवाजे पर था, दूसरा जो अपने लोगों के हक के लिए अड़ा था। एक जेल जहां भारत का भविष्य तय हो रहा था। ये थे गांधी और अंबेडकर। 1932 यरवदा जेल, पुणे। अंग्रेजों ने पासा फेंका था कम्युनल अवार्ड का। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी दलित को सिर्फ दलित ही वोट देगा। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे हक माना, राजनीतिक शक्ति का पहला कदम। लेकिन गांधी ने इसे हिंदू समाज के लिए खतरा माना। उन्हें मालूम था ये एक और बंटवार की साजिश थी। उन्होंने ऐलान किया, मैं भूख हड़ताल करूंगा। गांधी की हालत हर पल बिगड़ रही थी। पूरे देश की सांसें अटकी थी। लोग सोच रहे थे क्या अंबेडकर झुकेंगे या गांधी मर जाएंगे। 24 सितंबर 1932 एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ दिए। बदले में गांधी ने दिलवाई रिजर्व सीटें। 71 की जगह 148 सीटें, डबल से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये भारत के संविधान में आरक्षण की नींव थी। एक अनशन जिसने भारत का भविष्य लिख दिया। एक आदमी जो मौत के दरवाजे पर था, नमक से साम्राज्य को हिला दिया। कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, बस 78 लोग, एक बूढ़ा आदमी और नमक। दिसंबर 1929 लाहौर कन्वेंशन। कांग्रेस ने पहली बार ऐलान किया, पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। और अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए गांधी ने चुना एक मुट्ठी नमक। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। लोगों ने सवाल पूछा, समुद्र हमारा, पानी हमारा, पर नमक उनका कैसा? 12 मार्च 1930 गांधी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। मंजिल थी दांडी, 390 किलोमीटर, 24 दिन का सफर। पहले दिन 78 लोग थे। 24 दिन बाद जब वो दांडी पहुंचे तो उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। 6 अप्रैल 1930 गांधी झुके और मुट्ठी में नमक उठाया। वो सिर्फ नमक नहीं था, वो था ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की पहली कील। गांधी के इस एक कदम ने पूरे भारत में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। औरतें, किसान, मजदूर सब सड़क पर थे। गांधी गिरफ्तार हुए पर आंदोलन नहीं रुका। सरोजिनी नायडू ने धरसाना में मोर्चा संभाला। पूरी दुनिया ने देखा अंग्रेजों की लाठियां और हिंदुस्तानियों का हौसला। नमक से साम्राज्य को हिला दिया। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों की तकदीर लिखने के लिए 7 अंग्रेज बंद कमरे में बैठे थे, और वो भी बिना किसी हिंदुस्तानी के। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं थी, ये एक अपमान था। उन्हें आना था 1929 में, पर वो 2 साल पहले आ गए। 1927 ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार को डर था कि वो अगला चुनाव लेबर पार्टी से हार जाएंगे, इसलिए 1919 के एक्ट को जांचने के लिए जल्दी में बनाया साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 कमीशन बॉम्बे पहुंचा और सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग सब एक थे। हवा में सिर्फ काले झंडे थे और एक ही नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाहौर में
पुलिस ने लाठियां बरसाई, शेर पंजाब लाला लाजपत राय जख्मी हुए और शहीद हो गए। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे सीने पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। उनकी मौत ने भगत सिंह जैसे इनकलाबियों को जगाया। इस अपमान ने भारत को चुनौती दी। जवाब में बनी नेहरू रिपोर्ट 1948। हम अपना संविधान खुद लिखेंगे। और इसी घटना ने पूर्ण स्वराज की मांग को एक इनकलाब में बदल दिया। कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट दी, भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, लेकिन जिस रिपोर्ट को भारत